इस प्लेटफॉर्म पे और हम लोग अपनी आगे की क्लासेस को शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्राचीन भारत को। और आज आप लोग का जो बार-बार आप लोग बोल रहे थे दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर, तो उसका मैं मैराथन क्लास में लेके आ रहा हूं। हिस्ट्री ये बात आप समझिए, हिस्ट्री जो है बहुत जल्द और अच्छे तरीके से आप लोग के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। उससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहां पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लास। देखिए लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि अभी आप लोग यहां पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोग के मन में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। और साथ में मिलता है एक्सटेंशन शेड्यूल, अर्थात आप जितनी बार एक्सटेंशन शेड्यूल आपके सिलेबस को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कराया जाता है और साथ ही लाइव टेस्ट होता है और क्विज़ होता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार ठीक है, उतनी बार आप क्लासेस को देखने के लिए स्वतंत्र है। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलते क्या है? जो इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर है, 100 एजुकेटर, उनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और टॉप एजुकेटर का मतलब ये होता है कि उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिलता है। तो बिना एक्सपीरियंस लिए या बिना एक्सपीरियंस वाले टीचर से जब आप पढ़ते हो तो वही गोला वाला पॉइंट पढ़ लेते हो और उसका बेनिफिट आपके पेपर में उतना ज्यादा होता नहीं है। पेपर में भी सर पकड़ के बैठ कर रोते हो और फिर अगली बार नया रणनीति बनाते हो। ठीक है, ये सभी यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि आप अगर देखते हो तो 15,519 से भी ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर क्या किया जा चुका है, ठीक है, अपलोड किया जा चुका है। आप लोग यहाँ से सारी की सारी क्लासेस करने के लिए देखने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोड कौन सा यूज करना होगा? पीके10। कौन सा कोड यूज करना होगा? पीके10। अगर आप पीके10 कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट प्लस मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलता है। हाँ, ठीक है ना? तो मेरे साथ जो होता है मैं आपको गाइड प्रॉपर वे में गाइड करता हूं। प्रॉपर वे में गाइड करने का मतलब ये हुआ कि कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में सबसे मेन क्या होता है? रणनीति बनाना। और हमेशा उस पे ये नहीं कि मेरे से भी रणनीति बना लिए, किसी और टीचर से भी बना लिए, बार-बार रणनीति बनाते नहीं रह जाओगे। कोई एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठकर आप बैठकर रणनीति ही बनाओगे कि अगली बार ऐसे मैं बनाकर पढ़ूंगा, क्योंकि सिलेक्शन आप कभी नहीं हो पाएगा, पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। तो एक रणनीति बनाओ, जल्दी बनाओ। ये नहीं कि जो भी रणनीति वाला वीडियो लेके आ रहा है यूट्यूब पर आप देखना शुरू कर दो, ऐसा कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे बच्चे कभी भी यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस कराया बैचेज है, आप लोग बैचेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चलिए अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कौन से पॉइंट को पढ़ रहे थे? सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना? सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मन में सातवाहन वंश से संबंधित कोई क्वेश्चन या डाउट्स है? एक बार बता दो, कितने बच्चे हैं जो लास्ट क्लास हम लोगों ने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा हुआ था? क्या इनमें से किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चन है? अगर जो है कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन अगर इनमें से है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी नहीं है तो हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सातवाहन वंश के सभी राजाओं के बारे में कंप्लीट हो चुका था और यही रीजन है कि अभी हम लोग किसके बारे में देखेंगे? सातवाहन वंश के आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। देखिए मेरे द्वारा ऐसा नहीं है कि मैं कोई पॉइंट्स या टॉपिक छोड़ के चलूंगा, चाहे बच्चे कितने ज्यादा भी हो जाए या कितने कम भी रहे, मैं एक-एक पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हुए चलूंगा। लेकिन आप लोग को खुद से नोट्स बनाना होगा। अगर हम लोग यहाँ इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखें, ज्यादा हम लोग को आर्थिक स्थिति नहीं देखना है, थोड़ा सा ही जानना है। सबसे पहले अगर हम लोग यह देखते हैं इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, अच्छा, तो क्लास पेंडिंग होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ना। तो अब समझिए यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में, जो आंध्र क्षेत्र था ना, जो आंध्र वाला क्षेत्र था, यहाँ पर अगर उस समय देखा जाए तो विदेशों से कपास का व्यापार सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता था। तो एक तो यहाँ जो आजीविका का साधन था या जो फसल था वह किसका था? कपास का था। और दूसरा पॉइंट अगर हम लोग इसके बारे में देखें, इसके बारे में तो जो रोमन साम्राज्य था और सातवाहन थे। तो रोमन साम्राज्य और सातवाहनों के बीच में इस समय अगर देखा जाए सातवाहनों के बीच में सर ये कपास का एक्सपोर्ट होता था, ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर इस समय जो व्यापार क्रिया होता था ना, वह सिक्कों के द्वारा किया जाता था। सिक्कों के द्वारा व्यापार की प्रक्रिया होता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके हमारे मन में ये क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि ये जो सिक्के थे, यह सिक्के किसके उस समय सातवाहन वंश के समय में सबसे ज्यादा जो प्रचलित सिक्के थे वह किसके थे? आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि शीशे का सिक्का सबसे प्रथम बार किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो वह किसके शासनकाल में था? सातवाहनों के शासनकाल में ही शीशे के सिक्के चलाए गए थे। सिर्फ जो होता है हाँ, शीशे के कॉइन, सिर्फ जो है यहाँ पर शीशे के सिक्के नहीं चलाए गए थे। जबकि अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोटीन का भी जो होता है सिक्का चल रहा था। यहाँ अगर देखा जाए तो तांबे का भी सिक्का काफी ज्यादा चल रहा था। यहाँ पर कांसे यानी कि कांसे का भी सिक्का चल रहा था और यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो चांदी का भी सिक्का चल रहा था। और इन्हीं सभी सिक्कों का हम ये कह सकते हैं प्राइसेस अलग अलग होगा, सिक्कों का प्राइसेस अलग होगा और इन्हीं सिक्कों के आधार पर एक दूसरे के क्षेत्र में जो होता है व्यापार की क्रिया किया जाता था या व्यापार होता था। समझ में आ रहा है? कपास का सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था या कपास सबसे ज्यादा मात्रा में सातवाहनों के शासनकाल में देखने को मिलता है। और भारत यानी कि सातवाहन और रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार की क्रिया थी या व्यापार की क्रिया सिक्के के बदौलत या सिक्कों के द्वारा ही किया जाता था। और इन सिक्कों में अगर हम लोग नजर डालते हैं तो शीशे का, पोतीन का, तांबे का, कांसे का और किसका? चांदी के सिक्के थे, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट अगर पूछ दिया जाए या आता भी है शीशे का सिक्का। तो शीशे का सिक्का अगर कभी भी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सातवाहन शासकों के समय में हो जाएगा। अच्छा, एक और तीसरे नंबर का पॉइंट भी इसके समय का मैं बता दूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं कि जो भड़ौस था ना, जल्दी आप बताइएगा भड़ौस कहां था, कहां का क्षेत्र है? तो जो ये भड़ौस था ना, यह एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। यानी कि सातवाहनों का एमपी, वेरी गुड, सातवाहनों का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था, सबसे प्रमुख जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था वह कौन सा था? भड़ौस था। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। तो ये जो भड़ौच है यह इस समय का, यहाँ दीप्ति पूजा आप लोगों का सही है, गुजरात। तो ये जो भड़ौच है यह सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। बंदरगाह अगर कहा जा रहा है शानिया देखना, एमपी नहीं, गुजरात ही तो समुद्र के पास में है ना, तो इसलिए। चलिए, तो आर्थिक स्थिति आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग को सातवाहनों के समय का सामाजिक स्थिति पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सातवाहनों के समय का सामाजिक स्थिति, हाँ, सामाजिक स्थिति, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो सामाजिक स्थिति में एक पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था ना, गौतमी पुत्र, इसकी कहानी हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो सातकर्णी जो था
तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया। इस लाइन को आप समझना, मेरे द्वारा जो लिखवाया जा रहा है वर्ण व्यवस्था को, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चार वर्ण व्यवस्था आपको ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, उन चार वर्ण व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। इसको क्या किया गया, लागू किया गया। वहीं पर गौतमी पुत्र सातकर्णी को देखा जाए तो जो हाँ वर्ण संकर व्यवस्था थी ना, वर्ण संकर व्यवस्था, उसको समाप्त किया गया। अब आप सभी बच्चों यहां ध्यान देना। हाँ जी, करिश्मा जी, आप देखिए मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की बहुत सारी क्लासेस 67 के करीब में क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई है आधुनिक भारत की, और बाकी मैं प्लस पे अब स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्लस पे हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका होगा वो वहां पे क्लासेस कर सकता है। अब यहाँ समझो, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, तो चार वर्ण व्यवस्था को इसने, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, इस प्रकार की जो चार वर्ण व्यवस्था है ना, उसको लागू किया गया। और जो ऊंच नीच गोरा काला छुआछूत वाला इस प्रकार की जो बीमारी समाज में पनप रही थी, उन बीमारियों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समझ में आया इस लाइन को, इस पॉइंट को आप लोग को समझ में आया कि यानी कि ये समाज के लिए ही जो होता है काम किया है। आप यूट्यूब पर सर्च करना करिश्मा हिस्ट्री ऑप्शनल बाई प्रदीप सर, तो आ जाएगा। अनअकैडमी में डाल दोगे तो मिल जाएगा। चलिए, तो ये सामाजिक क्षेत्र में सिर्फ एक बिंदु पर आप लोग को जो है, सर पॉलिटी स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा, ये हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ही होगा। दक्षिण भारत के इतिहास का मैराथन क्लास आज मैं ले रहा हूं, विजयनगर बहमनी ढक्कन वाला, या जो होता है जितने भी दक्षिण भारत के इतिहास है, वो पूरा का पूरा क्लास आज मैं कंप्लीट कराने का प्रयत्न करूंगा। आज नहीं तो मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। सुबह में 30 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, और अभी 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक या 8 बजे तक मैराथन क्लास हम लोग का कहां पे चलेगा, यूट्यूब पर एग्जाम मेड इजी वाला जो चैनल है वहां पे चलेगा। और आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास 9 बजे है, वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास 9 बजे वहां होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सुबह में 8 7 मत करो, 8 बजे से लेकर आपका 1 बजे तक या 12 बजे तक दक्षिण भारत का इतिहास कल आज और कल मिलाकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये अब आप लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास अंतिम पड़ाव में है, ठीक है, 40% और बाकी है, फिर भी अंतिम पड़ाव में कर रहा हूं। और आधुनिक भारत का इतिहास बचा हुआ है 1920 के बाद, तो उसको भी ये अगर 2-3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसको मैं फोकस करके कंप्लीट कराकर उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, बीच में नहीं करूंगा मैं। चलिए, तो सामाजिक स्थिति में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या है, इतना ही पढ़ना है। देखिए एक बात जानिएगा, मैं पीपीटी के द्वारा लाकर भी इसको मैं कंप्लीट करवा सकता था, लेकिन आप लोगों को आदत लग गया इस तरीके से पढ़ने का। यही रीजन है कि कम बच्चे होने के बावजूद मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूं, फुल्ली सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूं। आप देखो एक भी लाइन नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग मेरा नोट्स पूरे क्लास का बना लिए होगे, तो आप लोग को किसी किताब को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। आप लोग बार-बार यूट्यूब पर देखते हो ना, राम सरन की किताब, झांसी श्रीमाली की किताब, ये किताब, वो किताब, सविंदर सिंह की किताब, कोई भी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये नोट्स काफी है, आपके प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, आपको मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। ये चीज आप ध्यान रखिए, और प्रीलिम्स के लिए इतना बहुत है। इतना में से अगर नहीं फंसा तो आप समझ जाना कि फंसेगा नहीं, आप कितना भी पढ़ लो। प्राचीन भारत नहीं समझ पाए शायद जी आपकी बात में। हाँ, चलिए अब हम लोग यहाँ पर किसके बारे में देखते हैं, हम लोग सातवाहनों का, जैसे सातवाहन की आर्थिक स्थिति हो गई, सातवाहनों की सामाजिक स्थिति में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। और अगर हम लोग यहाँ देखें सातवाहनों की जो सांस्कृतिक स्थिति है, तो इस सांस्कृतिक स्थिति पे भी एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। चलो, अगर सातवाहनों की सांस्कृतिक स्थिति को देखा जाए, सबसे प्रथम बार तो हम लोग यह पाते हैं कि सातवाहनों ने दक्कन और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है, तो वहां पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कि चैत और बिहार क्या होता है। तो यहां पर चैत बिहार की इसके द्वारा क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अब आप लोगों को पहले भी मैं बताया था कि बौद्धों को भूमि दान देने के लिए इन्होंने क्या किया था, गांव 3 गांव इन्होंने क्या किया था, दान में दिया हुआ था। तो वही चीज यहां पर हुआ कि चैत और बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दक्कन और महाराष्ट्र के क्षेत्र में सातवाहनों के द्वारा चैत और बिहारों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और दूसरा पॉइंट हम लोग यह भी नजर डालते हैं कि जो दक्कन का क्षेत्र है ना, यानी कि इसका सबसे पश्चिम वाला जो दक्कन का क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम दक्कन का जो क्षेत्र है, यहां पर हम लोग को मिलते हैं कार्ले गुफा। कौन सा, कार्ले गुफा। तो कार्ले गुफा का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ले गुफा का भी निर्माण आपके दक्षिण दक्कन में निर्माण किया गया था, सातवाहनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अगर देखा जाए तो स्तूप का भी निर्माण किया जाता है। और स्तूप में शायद आप लोग अमरावती आज की क्लास में पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर में, तो अमरावती स्तूप के बारे में, ठीक है ना। तो अमरावती स्तूप का भी निर्माण किसके द्वारा हम लोग देखते हैं, सातवाहनों के समय देखते हैं। और अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि अमरावती स्तूप का पता किसने सबसे प्रथम बार लगाया था, तो इसका पता जो लगाने वाले थे उनका नाम क्या था, मैकेंजी। क्या नाम था, मैकेंजी। मैकेंजी नदी से आप लोग याद कर सकते हो, क्या नाम था, मैकेंजी। तो मैकेंजी ने इसको क्या किया था, पता लगाया था। और मैकेंजी के द्वारा कब इसको पता लगाया गया था, तो 1797 ईस्वी में। कब, तो 1797 में इसको पता लगाया गया था, और मैकेंजी के द्वारा। पहला पॉइंट आप लोग को याद रहा। सर इसी टॉपिक के बाद मौर्य साम्राज्य का टॉपिक, ये तो मौर्य साम्राज्य के बाद है ना अर्चना, आपने नोट्स नहीं बनाया है क्या अर्चना राज जी? ऐसे 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 आप लोग निराश मत कीजिए, आप लोग तो भाई मेरे पुराने स्टूडेंट हो ना, और काफी लंबे समय से बना रहे हैं। तो एक बार आप देखिए, तो मौर्य साम्राज्य पढ़ाने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया ना कि मौर्योत्तर काल में ये सब हम लोग देख रहे हैं। हाँ, इसके बाद गुप्त वंश आएगा, और उसके बीच में बहुत अभी कहानियां हैं, सीधे हम लोग गुप्त पे नहीं आएंगे, अभी बहुत बीच में कहानियां। हाँ, तो अमरावती स्तूप वाला हो गया, ठीक है। तो नोट्स बनाइए और प्रॉपर वे में आप लोग याद कीजिए उसको। अगर हम लोग यह देखते हैं कि अमरावती स्तूप का पता किसने किया, मैकेंजी ने 1977 में इसके द्वारा पता किया गया था। अब अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखा जाए, सॉरी दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, तो सातवाहनों की भाषा कौन सी थी, किस भाषा का प्रयोग किया जाता था सातवाहन समय में, तो जो भाषा था वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। लिपि कौन सी थी, बताइए एक बार, लिपि कौन सी थी। अगर आप लोगों से लिपि पूछ दिया जाए, तो यहाँ की जो लिपि मिली है वह कौन सी है, ब्राह्मणी है। कौन सी है, ब्राह्मणी है। और बौद्ध धर्म के कौन से शाखा से यह सबसे ज्यादा प्रभावित थे, अगर कभी भी आप लोगों से पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और बस इतना ही पॉइंट्स हम लोग को जानना था इसके बारे में, तो आपके ये पूरा का पूरा पॉइंट्स, पूरी की पूरी इतिहास हम लोग का सातवाहन वंश का हो गया। शासकों का नाम हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया, क्रमबद्ध तरीके से, और फिर हम लोगों ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों पहलुओं को देख लिया। अगर हम लोग के द्वारा तीनों पहलू जब कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों के द्वारा एक अच्छे और सबसे टिपिकल टॉपिक पे चल रहे हैं। और शायद मुझे जहां तक पता है कि यूट्यूब पे या अनअकैडमी का भी कोई भी टीचर इस टॉपिक को पढ़ाने का हिम्मत नहीं करता है, और उसके पीछे रीजन यह है
कि इस पर बच्चे खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और बच्चों से ज्यादा टीचर्स कंफ्यूज होते हैं। आप किसी किताब को भी पढ़ोगे तो 1 या 2 पेज में इसके बारे में इतिहास कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर देखोगे तो यूपीएससी हमेशा पता है कि टीचर्स भी कम पढ़ाए हैं, किताब में भी कम है, एक किताब में अगर तो और बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। थैंक यू साक्षी। अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो बैक्ट्रियन यूनानी राज्य के बारे में। यानी कि अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं भारत में किसके बारे में, बैक्ट्रिया यूनानी राज। और देखना जितना ये टॉपिक मतलब कि टिपिकल है ना, उतना ही बहुत इजी भी है समझने में, बस थोड़ा सा नाम टिपिकल है और कुछ नहीं। ये कहानी बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा हम लोग कहानी पे आते हैं। हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया था ना सिकंदर के बारे में, सिकंदर का पूरा हिस्ट्री मेरे द्वारा बताया गया, क्योंकि हम लोग पूरा बैक में जाकर देखते हैं पूरा इतिहास के बिंदुओं को सिकंदर के, और बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना, नोट्स भी बनाना। हाँ जी वही है साक्षी, इंसेक्ट वाले वही है सिकंदर के बाद, वेरी गुड। हाँ शॉर्ट में लोग पढ़ा देते हैं, शॉर्टकट में इसको कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बृहद लेवल पे अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट्स ना रहे। और यही रीजन है कि आप देखो मैं सिकंदर के समय से स्टार्ट कर रहा हूँ। हुआ क्या कि आप सभी बच्चों को पता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने एक बहुत बड़े बृहद प्रांत में शासन किया था, और यही रीजन था कि उसके बहुत सारे सेनापति भी थे, और सभी के सभी सेनापति अपने लिए अलग अलग राज्यों का डिमांड कर रहे थे। उसमें दो सेनापतियों को पे अगर आप नजर डालते हैं, दो सेनापति पे अगर आप लोग नजर डालते हैं, एक सेनापति का नाम क्या था, सेलुकस। सेलुकस ये नाम तो आप सभी बच्चे सुने होंगे सेलुकस के बारे में। और दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था एंटीगोनस। क्या नाम था, एंटीगोनस। तो एंटीगोनस एक दूसरा सेनापति था। इन दोनों सेनापतियों ने देखा कि अगर हम मिलकर नहीं रहते हैं ना, तो हमारे अधिकार क्षेत्र से भी क्या हो जाएगा, लोग दूसरे सेनापति छीन सकते हैं क्षेत्र को। तो इन दोनों सेनापतियों ने क्या किया, शुरुआती दौर में ये आपस में मिल गए। कहानी समझना सिर्फ, शुरुआती दौर में यह आपस में मिल गए और मिलकर सिकंदर के दूसरे जितने भी सेनापति थे उन सेनापतियों को पराजित किए। समझ में आ रहा था, बाकी लोगों का जो अधिकार था पराजित किए, उनको मार दिए। अब बच गए कौन, अब यही दोनों सेनापति बच गए। लेकिन गद्दी तो एक है, और अगर गद्दी एक है तो और ये बचे हुए दो हैं, तो अब इन दोनों में क्या होगा, युद्ध होगा ना। इन दोनों में क्या होगा, युद्ध होगा ना। और अगर इन दोनों में युद्ध होगा तो अब राजगद्दी पे अपना कब्जा करने के लिए एक युद्ध होता है, और उस युद्ध कब होता है, 301 बीसी में। आप इसी सन से अनुमान लगा सकते हैं, 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, और 301 में इन दोनों में आपस में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध का क्या नाम दिया जाता है, इंपस का युद्ध। क्या नाम दिया जाता है, इंपस का युद्ध इसका नाम दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। मेरी वॉइस कट रही है क्या, आवाज कट रहा है क्या, एक बार बताइए तो इंपस का युद्ध होता है, और उस इंपस के युद्ध में हम लोग यह पाते हैं कि ये जो है ना एंटीगोनस, क्लियर है ना। एक बार देखिए, शायद कभी कभी अनअकैडमी के ऐप में प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एंटीगोनस इस युद्ध में क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और सिर्फ पराजित नहीं होता है, अगर पराजित होगा तो मारा जाएगा, तो मारा गया। और युद्ध को कौन जीत लेता है, तो सेलुकस। मतलब अब पूरे के पूरे पॉइंट्स पर, पूरे के पूरे क्षेत्र पर, एक बार बैक होकर फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो अब पूरे के पूरे क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया, तो सेलुकस का अब कब्जा हो जा रहा है। अब यही सेलुकस है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या किया था, मेरे द्वारा कहानी को बताया गया था ना, के साथ युद्ध किया था। और सेलुकस ने अपनी पुत्री की शादी किससे किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे। तो पुत्री का विवाह भी किया था, और पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था हेलेना। कार्लेलियस हेलेना नाम था पूरा, लेकिन ऐसा समझ लेना आप लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस की बेटी से शादी करके दहेज में कार ले लिया। ठीक है, तो कार्लेलियस हेलेना भी याद हो जाएगा। तो एक बार बैक होकर फिर से आ जाइएगा, अगर जिसका वॉइस कट रहा है, क्योंकि मुझे तो बाकी बच्चों का नहीं कट रहा है शायद। जी नहीं कट रहा है, तो शायद डाटा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कार ले लिया, यानी कि कार्लेनियस, तो हेलेना। ठीक है ना। तो और दूसरा पॉइंट हम लोग को ये भी पता है कि सेलुकस ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक क्या भेजा था, दूत भी भेजा था, और उस दूत का क्या नाम था, मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कि जब यहां पर कि सेलुकस ने एंटीगोनस को पराजित करके जब क्षेत्र पर, बृहद क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो अब वह क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में आया, यानी कि बैक्ट्रिया और पार्शिया, इन क्षेत्रों में यह क्या कर रहा था, कब्जा अपना शासन कर रहा था। कौन सा, तो बैक्ट्रिया एक क्षेत्र कौन सा था, बैक्ट्रिया। और दूसरा क्षेत्र कौन सा था, इसका आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाना। और कभी कभी कोई पॉइंट्स में बोल देता हूं जो आपको लगे, सर ये क्लास इस 1 से 32 तक कंप्लीट हो गई। हाँ जी, ये क्लास 1 से 32 तक कंप्लीट है, उसके बाद की क्लास है। तो बैक्ट्रिया और पार्थिया इन क्षेत्रों पर क्या है, यह कब्जा कर रहा था। अब क्या हुआ, जब इन क्षेत्रों पर इसके द्वारा कब्जा किया जा रहा था, यानी कि शासन किया जा रहा था, तो 250 बीसी में, समझना यहाँ पर, या ऐसे में बता दे रहा हूं ताकि और आप लोग को आसानी हो जाए। ठीक है, और आप लोग को आसानी हो जाए। तो इन क्षेत्रों में कौन शासन कर रहा था, सेलुकस शासन कर रहा था। सेलुकस का पुत्र हुआ, इसका पुत्र, और इसके पुत्र का नाम अगर आप लोग देखते हैं तो इसके पुत्र का क्या नाम है, तो एंटियोकस प्रथम। क्या नाम था, एंटियोकस प्रथम। तो ये जो अपने शासन, ये जो होता है सेलुकस की पूरी कहानी आप लोग को पता है, तो सेलुकस के बारे में इतना ही है। अब अगर हम लोग देखते हैं एंटियोकस प्रथम के बारे में, तो एंटियोकस प्रथम जो था, यह राजा कब बना, यह शासक कब बना, तो 293 बीसी में यह यहाँ का क्या बना, राजा बना। ये यहाँ का क्या बना, शासक बना। कहानी समझ में आ रहा है, एक एक करके सब बॉडी पार्ट का भाग ले रहा है। हाँ जी, ठीक है ना, ये कहानी समझ में आ रहा है ना। तो एंटियोकस प्रथम ये क्या हुआ, आपके 293 बीसी में राजा बनता है। और इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट्स है, एक इसके समय में एक जनजाति थी, जिस जनजाति का नाम था गाल जनजाति। क्या नाम था,
गाल जनजाति। तो जो ये गाल जनजाति थी ना, ये अपनी बर्बर व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। अपनी बर्बर व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब बर्बर व्यवहार समझ रहे हैं ना? मारपीट करना, ठीक है, निर्मम तरीके से रहना, तो यह बहुत ज्यादा फेमस थी। और ये जो गाल जनजाति है, ये कहां पर पाई जाती थी? यह एशिया माइनर में पाई जाती थी। कहां पर? तो जो एशिया माइनर वाला क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती थी। यह इसको क्या किया? पराजित किया। किसने पराजित किया था? एंटीओकस, एंटीओकस प्रथम के द्वारा। अब बच्चे दो चार बच्चे यहां से भागे भाई, ये सब क्या नाम आ रहा है? सेल्यूकस तक तो नाम सही था, एंटीओकस, एंटीओकस द्वितीय, और बहुत नाम मिलेगा, ठीक है। और जब मैं आगे चलूंगा ना, तब आप लोगों को पता लगा अच्छा यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए मुझे वो बताना पड़ता है। तो इसने क्या किया? गाल जनजाति को पराजित किया। और गाल जनजातियों को पराजित करने के बाद इसके द्वारा एक उपाधि धारण किया गया, और उस उपाधि का क्या नाम था? इसने कौन सा उपाधि धारण किया? तो उपाधि का नाम था सोटर। क्या नाम था? सोटर, या उसको कहा जाता है सेवियर। क्या कहा जाता है? सेवियर, सेवियर, सेवियर या सोटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बचाने वाला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बचाने वाला। अच्छा, आप लोग जल्दी से एक बात बताइए तो, बैक्टीरिया कौन से प्रदेश को कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। पराजित का मतलब हरा दिया उसको, उसको युद्ध में क्या कर दिया? हरा दिया। अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में 2 पॉइंट्स यहां लिख दूं ना, ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना रहे, तो जो हिंदू कुश पर्वत है ना, तो हिंदू कुश पर्वत के पार उत्तर अफगानिस्तान में, उत्तर अफगानिस्तान में जो बल्ख पर्वत है ना, बल्ख के आसपास का क्षेत्र, बल्ख के आसपास का क्षेत्र, हाँ, तो यह क्षेत्र कौन सा था? बैक्टीरिया का था। और बैक्टीरिया के बारे में एक और पॉइंट्स मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता रहे। जो एस्ट्रेबो था ना, एस्ट्रेबो देख लो, बहुत सारे लगभग 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद और देखने के बाद नोट्स अपना तैयार किया था मैं बहुत पहले। और मुखर्जी नगर में जब मैं पहली बार आपको VIS में टीचिंग करा रहा था, तो उस समय जब मैं ये लेकर गया और ये सब जब मैं पढ़ाया वहां पर, तो बच्चों के द्वारा काफी ज्यादा तारीफ किया गया। मार्केट में इसका नोट्स भी बहुत ज्यादा मुखर्जी नगर में बिका, VIS में करके। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2018 का है, ये मेरा नोट्स बनाया हुआ। और 2018 का नोट्स बनाया हुआ हूँ, वही चीज मैं अभी भी रखा हूँ। और मैंने धे में भी पढ़ाया, तो धे में भी इसको दिया। और प्लस से मैं सीडीए कैंपस था, उसमें भी पढ़ाया, तो उसमें भी यही नोट्स मैंने दिया। तो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज में जहां पर इतनी ज्यादा फीस है और बच्चे जहां पर 700-800 बैठते हैं, तो आप वहां पर भी ये नहीं कि हम लोग को खड़े होकर ऐसे भूखना या बोलना रहता था, ऐसा नहीं है। वहां पर भी जो आईएएस की तैयारी अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में करने जाओगे, तो आप देखोगे कि टीचर रिलैक्स मोड में पढ़ाता है। तो टीचर का मतलब है कि वो पढ़ा रहा है, 3 घंटे का बैच है, तो 3 घंटे में जितना समझा देना उतना अच्छा वो टीचर है। और यही नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और अगर आप लोग ऐसे नोट्स बना लोगे, मुखर्जी नगर में बहुत ज्यादा मेरा नोट्स लिखा था उस समय, ठीक है। उसके बाद मैं हरियाणा चला गया पढ़ाने के लिए, जयपुर में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हाँ, वहां समझाया जाता है, और ऐसे ही लिख के वहां पर भी मैं पढ़ाया था। तो जो एस्ट्रेबो था ना, एस्ट्रेबो ने ये जो बैक्टीरिया का क्षेत्र है, ये जो बैक्टीरिया का क्षेत्र है, या जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को एस्ट्रेबो ने एक नाम से पुकारा, और इसको क्या बोलता था? यह अरियाना था। आप लोगों में से किसी बच्चे ने अगर गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा, एक जो सीरियल रहा है, उसमें अरियाना प्रांत का या वेकिंस जो होता है करके सीरियल आया हुआ था, वो देखा होगा। तो दोनों में अरियाना का नाम का चर्चा हुआ है। तो अरियाना का गौरव किसको कहा जाता था? बैक्टीरिया प्रदेश को कहा जाता था। तो आई थिंक अब आप में से जितने भी बच्चे हैं, थैंक यू पूजा, आप में से जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में से अब किसी भी बच्चे को बैक्टीरिया से संबंधित अब कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ गया ना? और यही बैक्टीरिया और पार्थिया तो पता ही है, सिकंदर वाला क्षेत्र। तो पार्थिया में सेल्यूकस ने शासन किया, और जब इसकी मृत्यु हो गई 293 BC में, तो उसका बेटा बैठता है एंटीओकस प्रथम बैठता है। और जब एंटीओकस प्रथम बैठा, तो उसके द्वारा एक ही काम है, और गाल जनजाति, गाल जनजाति, गाल समझते हैं ना? ठीक है, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ये गाल जो है वो जनजाति, ठीक है। तो उसको क्या किया? पराजित किया, उसको पराजित किया। और ये गाल जनजाति एशिया माइनर में सबसे क्रूर जनजातियों में से एक थी। और इसको पराजित करने के बाद इसने एक उपाधि को धारण किया, और उसका उपाधि कौन सा था? सोटर या सेवियर, सेवियर, सेवियर। और इसका अर्थ क्या होता है? बचाने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? बचाने वाला। तो ये तो हो गया पॉइंट्स किसके बारे में? एंटीओकस प्रथम के बारे में, या पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ, हाँ, अब यहाँ समझना, एंटीओकस प्रथम के बाद जो इसका पुत्र, यानी कि एंटीओकस प्रथम का पुत्र है, वह राजगद्दी पर बैठता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? एंटीओकस द्वितीय। कोई अलग से नाम नहीं है, एक नाम अगर आपको याद हो जाएगा, तो दूसरा नाम भी पता होगा कि एंटीओकस द्वितीय। तो अब यहाँ राजगद्दी पे कौन बैठता है? एंटीओकस द्वितीय बैठता है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यह आता है कि एंटीओकस द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? तो यह गद्दी पर बैठता है 266 BC में। क्या हुआ? 266 BC में। यह वहां का क्या होता है? राजा बनता है। हम बोल सकते हैं ना कि एंटीओकस का जो पौत्र था, एंटीओकस का जो पौत्र था, वही पौत्र सेल्यूकस का पौत्र एंटीओकस द्वितीय। अब यहाँ देखना, सबसे मजा आने वाला है। दूसरे पेज को मैं ले रहा हूं, आप लोग पेज मत चेंज कर लेना, वहीं पर लिख लेना। हाँ, नाम क्यों नहीं रखते? देखो, इसमें इन लोगों में ये रहता था ना कि जैसे बैक्टीरिया है, जैसे पार्थिया है, तो इन सब क्षेत्रों में अभी भी देखते हैं, एक राजा फेमस हुआ है तो उसका पुत्र उन्हीं के, आप देखते हैं ना, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 12वां, लुई 9वां, मतलब भाई हद होता है, ठीक है। 14, 15 और 16 वंश जो होता है, लुई पे ही हो गया। ये वहां की संस्कृति चल रही थी ऐसे। हाँ, अब एंटीओकस द्वितीय की थोड़ी सी हम लोग कहानी देखते हैं, और मजा आएगा इसकी कहानी में। एंटीओकस द्वितीय। अब जब ये एंटीओकस द्वितीय यहाँ का राजा बनता है, कब राजा बना हुआ था? 266 BC में ये यहाँ पर क्या बना? राजा बना, ठीक है। चलिए,
हाँ, एंटिओकस कस इसका नाम है। तो इसने क्या किया, इसके नेचर में अगर देखा जाए तो यह एक शराबी प्रवृत्ति का राजा था। शराब में डूबे रहना, तो सारी शराबी प्रवृत्ति का राजा था। और दूसरा, अगर शराबी है तो अय्यासी भी होगा। तो यह दोनों का दोनों गुण जो है इसमें छाया। एंटिओकस द्वितीय में। हाँ, चलिए, और इसके बाद इसने एक उपाधि धारण किया। इसने उपाधि लिया हुआ था। देखिए, राजा कैसा भी है, नेचर कैसा भी है, लेकिन उपाधि अगर आप देखते हो ना, तो इसके द्वारा जो उपाधि लिया गया था, थियस देवता का। इसके द्वारा जो उपाधि लिया गया था, यह उपाधि किसका लिया गया था? थियस देवता का इसके द्वारा उपाधि लिया गया था। और यह जो थियस देवता है, पूजा किया जाता था थियस देवता का। और इसने वही, मतलब मैं देवता हूं, जैसे लुई ने बोला था ना कि मैं भगवान हूं, मतलब कि मतलब मेरा ही नियम चलता है धरती पर, वैसे ही इसने अपने आप को कर दिया। और इन्हीं सबों के रीजन के कारण अब जो सक्षम और अच्छा राजा होगा वह क्या करेगा? विद्रोह कर देगा। और यही रीजन हुआ कि इसके शासन काल में आते आते जो बाबा ने राज्य बनाया था, वह राज्य अब धीरे धीरे क्या होने लगा? विद्रोह होकर अलग होने लगा। तो अब यहाँ पर विद्रोह होता है, और विद्रोह देखिए कौन कौन से क्षेत्र में होता है। विद्रोह हुआ, एक तो बैक्ट्रिया प्रांत में विद्रोह होता है, ठीक है, बैक्ट्रिया प्रांत में विद्रोह होता है। और दूसरा विद्रोह जो होता है किसमें होता है? पार्थिया वाला, पार्थिया। और आप लोगों को मेरे द्वारा अभी जस्ट बताया गया कि जो, हाँ, अभी जस्ट बताया गया है यहाँ पर कि जो पार्थिया है और जो बैक्ट्रिया है, इन दोनों प्रांतों को जीतने का काम किसने किया था? इन दोनों प्रांतों को सेल्यूकस ने जीता था। तो एक व्यक्ति जो जीत कर अपने राज्य में मिला रहा है, और एक व्यक्ति जो शराब पीकर अय्यासी में मग्न होकर अपने राज्य को गंवा दे रहा है। तो यह दो राज्य है, बैक्ट्रिया और पार्थिया। यहाँ पर विद्रोह होता है, और जो विद्रोह करने वाला व्यक्ति था बैक्ट्रिया का, उसका क्या नाम था? डायोडोटस। क्या नाम था? डायोडोटस प्रथम। नाम देख रहे हो कितना अच्छा है, डायोडोटस प्रथम। या अपने समय का, डायोडोटस प्रथम को देखा जाए तो अपने समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। इसका इतिहास मुझे बताना है, इसका इतिहास पढ़ाना है, क्योंकि डायोडोटस से ही जो है यूथिमेडस का वंश का जो निर्माण हुआ था। तो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या हुआ? डायोडोटस हो गया। और पार्थिया का जिसने विद्रोह किया था, पार्थिया का विद्रोह करने वाला कौन सा था? अर्ज होता है अर्सेकस, अर्सेकस, अर्सेकस था। तो इन दोनों ने क्या किया? पार्थिया और बैक्ट्रिया में विद्रोह करके इन दोनों राज्यों को अलग कर दिया। यहां तक कहानी आप लोग को समझ में आ गया क्या? आप सभी बच्चों को एक बार बताओ तो, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, स्वागत है आप लोग को अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छे तरीके से देखना, और रियल में अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, पढ़ो, दिल से पढ़ो, समझो चीजों को, ठीक है ना? तो जहां अगर डाउट्स हो पूछो, क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, कि हम लोगों ने यह देखा दो राज्य क्या हो गया है? विद्रोह करके अलग हो चुके हैं। अगर ये दो राज्य विद्रोह करके अलग हो चुके हैं, तो यहां पर एक नाम मेरे द्वारा लिखा गया है, डायोडोटस। डायोडोटस प्रथम लिखा गया है ना। तो अब यहां पर थोड़ी बहुत एक हिस्ट्री है जो कि हम लोग को डायोडोटस प्रथम के बारे में जानना है। तो एक बार हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसने कौन सा प्रांत आजाद किया था? एक बार बताना तो, कौन सा प्रांत आजाद किया था? बैक्ट्रिया। बिना रहे इसलिए पढ़ते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी अच्छी बात है आप लोगों को। बैक्ट्रिया प्रांत को इसने क्या किया था? जीता था। और बैक्ट्रिया प्रांत को जिसने जीता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? डायोडोटस। मैं नाम बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो डायोडोटस प्रथम, तो डायोडोटस प्रथम ने क्या किया था? जीता था। अब थोड़े बहुत पॉइंट्स डायोडोटस प्रथम के बारे में जान लो। डायोडोटस प्रथम जो था ना, ये अपने समय में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। दूसरा, इसने विद्रोह करके, बैक्ट्रिया राज को क्या कर लिया था? आजाद कर लिया था। और इसके द्वारा सेना को भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेना अपने साथ रखा हुआ था। और इसकी एक नीति थी, और नीति कौन सी थी? पार्थियन विरोधी नीति थी। पार्थियन विरोधी नीति। अच्छा, अगर आप लोग के मन में यहाँ पर अगर डाउट्स हो रहा हो, हाँ जी प्रियंका जी बताइए, तेरा यहाँ पे अगर आप लोग के मन में डाउट्स हो रहा हो, तो मैं आप लोग के डाउट्स को दूर कर दूं। यहाँ समझिएगा कि जो यहाँ पर बैक्टीरिया है और पार्थिया है, या दोनों विद्रोह करके तो अलग हुए थे ना, दोनों विद्रोह करके तो अलग हुए थे ना। तो डायोडोटस है और जो आर्सेकस है, तो ये दोनों का नेचर एक दूसरे से मिलता नहीं था। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों अलग हुए थे तो दोनों का नेचर एक जैसा था। ये कहना क्या है? गलत होगा। इन दोनों का नेचर क्या था? अलग अलग था। और डायोडोटस ने क्या किया? यही पार्थियन विरोधी नीति अपनाया। यानी कि किसके विरोध में था? तो अर्केसस के जो होता है, अर्केकस के जो होता है विरोध में था। आगे समझ में ना, यहाँ पर जो लिखा गया पार्थियन विरोधी नीति, तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि पार्थिया यानी कि इस क्षेत्र को आजाद कराने वाला जो था अर्केकस, तो इसके जो होते हैं विरोध में ये अपनी नीतियों को क्या किया था? करता था, लागू करता था। समझ में आ गया? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट्स है या नहीं? ठीक है ना। जब डायोडोटस की मृत्यु हो जाती है, तो डायोडोटस के बाद बैक्टीरिया का जो राजा बनता है, इसका पुत्र बनता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? डायोडोटस प्रथम है। तो अब इसका पुत्र कौन होगा? जल्दी बताओ तो, एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग, इसका पुत्र कौन होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब इसका पुत्र कौन सा होगा? डायोडोटस द्वितीय। अब बताओ, इस पार्ट को, इस सेक्शन को सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है, और यही रीजन है कि टीचर तो छोड़ते ही है, बच्चे भी छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ते। ना ना ना, ये नहीं पढ़ना है। अब आप बताना, कितना अच्छा अच्छा नाम है ना, कि आप लोग भविष्यवाणी भी कर देते हैं अभी कि डायोडोटस का पुत्र कौन होगा। तो ये, अब देखना यहाँ पर जो डायोडोटस जो है ना, डायोडोटस के बारे में एक पॉइंट सिर्फ जानना है। इसने यह देखा कि इसका जो बाप है डायोडोटस प्रथम, या पार्थिया के विरोध में नीति को लागू किया है, जो कि कहीं ना कहीं असक्षम साबित हो रहा है, हमारे राज्य के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। और यही रीजन हुआ कि जब अपने राज्य के लिए, हाँ, जब अपने राज्य के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। नेहा जी, क्लास का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं यहाँ पे रखा हूं मैं, और जब भी टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल देता हूँ ताकि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दो। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो उस टाइम पर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि जल्दी कंप्लीट करवाना है मुझे।
ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पर सारे के सारे आपके क्लास का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि काफी मतलब कि सिलेबस है और जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो मैं थोड़ा ज्यादा क्लासेस लूंगा, मैराथन की क्लास लूंगा। तो जितने आप लोग हो ना उतने भी टिके रहोगे, 20-25 भी टिके रहोगे तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मेरे मन में भी रहेगा कुछ बच्चे देख तो रहे हैं ना, तभी तो मैं इतने रिसर्च और सर्च किया हुआ चीज आप लोग के सामने रखूंगा। तो समझिए यहाँ पर कि डायोडोटस द्वितीय जो था, इसने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाया। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो इसके द्वारा अपनी जो इसकी जो विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में इसने क्या किया, परिवर्तन लाया। और उस परिवर्तन को लाकर इसने क्या किया, पार्थियन के साथ इसने संधि कर लिया। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहीं से भी यूपीएससी लाकर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। तो इसीलिए चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो, समझ में आ जाएगा। और डायोडोटस द्वितीय के बाद अगर देखा जाए, अब आप लोग भविष्यवाणी नहीं कर पाओगे, कि इसका बेटा कौन है, क्योंकि अब जो दूसरा इसका बेटा हुआ है वो अपना नाम चेंज कर लिया है। इसका जो पुत्र है वो नाम चेंज कर दिया है, और उसका नाम क्या है, यूथिमेडस। क्या नाम है, यूथिमेडस, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यूथिडेमस प्रथम। तो यूथिडेमस प्रथम, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके शासनकाल में, इसका शासनकाल अगर देखा जाए तो कब से कब तक, 223 से लेकर 187 बीसी तक। अभी हम लोग कहानी कहां पर है, बीसी वाला है, तो बीसी तक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब इसने जो होता है ये राजा बना। एक कहानी का मोड़ हम लोग यहां देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में डायोमेटस, डायोडोटस जो होता है प्रथम, डायोडोटस जो होता है द्वितीय, और उसके बाद यहां पर आता है कौन सा, यूथिमेडस आता है, यानी कि डेमस आता है। और यूथिडेमस के द्वारा अगर देखा जाए शासनकाल किया जा रहा है। एक तो बैक्टीरिया का ये शासन चल रहा है, दूसरा हम लोगों ने यह भी देखा एंटीओकस द्वितीय का, पढ़े हुए ना, एंटीओकस द्वितीय का। अब देखिए एंटीओकस द्वितीय जो शराबी और अयासी है, शराबी और कौन सा है, अयास है। और इसी के शासनकाल में बैक्टीरिया क्या हो गया, आजाद हो गया। तो आप लोग भविष्यवाणी कीजिए कि इसका बेटा का नाम क्या होगा इसके पुत्र का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका पुत्र अगर हम लोग देखते हैं, ये भाई अब गलती आप लोगों ने किया, ये तो खुद सेकंड है ना, ये तो खुद सेकंड है, एंटीओकस सेकंड है ये। तो एंटीओकस अगर सेकंड है, सॉरी, एंटीओकस अगर सेकंड है तो इसके पुत्र का नाम क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि इसके पुत्र का नाम क्या होगा। तो नाम कौन सा है, एंटीओकस तृतीय। तो जो उसका पुत्र आया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं हिस्ट्री का वह पार्ट शुरू किया हूं जिसमें नाम तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ही, प्लस में ये कहानियां भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो एंटीओकस द्वितीय है, और इसका पुत्र होता है जिसका नाम कौन सा है, एंटीओकस, एंटीओकस तृतीय। कौन सा है, एंटीओकस तृतीय। अब देखिए इसके पिता के क्षेत्र में जो बैक्टीरिया था, यह बैक्टीरिया क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। और इसके समय में यानी कि बैक्टीरिया स्वतंत्र हो चुका था, और बैक्टीरिया का शासक हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया का शासक पहले कौन बनता है, डायोडोटस प्रथम बना। और डायोडोटस प्रथम के बाद कौन बना, डायोडोटस सेकंड बन गया। और डायोडोटस के बाद, सेकंड के बाद अगर देखा जाए तो अब कौन सा बना हुआ है, तो यूथिडेमस प्रथम, यह सत्ता पे है। और सामने कौन सा है, एंटीओकस तृतीय है। एंटीओकस कौन सा है, तृतीय है। बैक्टीरिया हमेशा ही होता है जी हाँ, या तो झगड़ा हो नहीं तो बीमारी हो, बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहां समझो कि जो एंटीओकस तृतीय था ना, तो इसके पिता के समय में जो बैक्टीरिया आजाद हो चुका था, तो ये बार बार आक्रमण करता। ये कहां पर आक्रमण करता है, बैक्टीरिया पर। यह बार बार आक्रमण करता था, और कहां पर आक्रमण करता था, बैक्टीरिया पर। यह बैक्टीरिया को जीतना चाहता था और अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए, तो युद्ध चल रहा था, सीरिया वाला प्रांत। आज भी सीरिया वाला प्रांत का युद्ध का किस्सा चलता है, और उस समय भी चल रहा था। और अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि लगभग 20 से 22 सालों तक युद्ध चलता रहा, ठीक है। 20 से 22 सालों तक, इतने लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तो यूथिमेडस जो था, यूथिमेडस ने ये सोचा कि इतने लंबे समय तक अगर युद्ध चल रहा है और युद्ध में ही अगर हम लगे रहेंगे तो फिर हम अपने अपने प्रांत में किस प्रकार से समृद्धि कर पाएंगे। तो इसको सोचकर इसने अपने एक दूत को भेजा, ठीक है, अपने एक दूत भेजा संधि वार्ता करने के लिए। दूत भेजा, किसके लिए दूत भेजा हुआ था, इसका दूत किस लिए गया था, इसका दूत गया हुआ था शांति वार्ता के लिए, ठीक है। तो इसके जो है शांति वार्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन यह शांति वार्ता क्या हुआ, एंटीओकस ने उस दूत की हत्या करवा दी। और शिवराज जी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि युद्ध के टाइम क्या खाते थे और किस टाइम खाते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे भाई आज भी आप देखना, जब युद्ध चलता है तो हमारे अपने सैनिकों पे ले लो, तो जो आप लोग शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उससे महान महान देशभक्त का माफ कीजिएगा मैं नाम भूल गया हूँ अभी, क्योंकि मैं उनकी मूवी देखी हुई थी और देखने के बाद लगा था कि देशभक्ति ऐसी होती है। तो शिवराज आपके क्वेश्चन का मैं आंसर उन्हीं के द्वारा मैं देना चाहता हूँ कि देशभक्ति के लिए उसके अंदर, उस वीर का नाम, तो देशभक्ति के लिए उसके अंदर इतना जुनून था कि 18 साल होने से पहले ही वह बहाली में चला गया था। तो एज कम होने के कारण उसको मना कर दिया गया था। फिर जब पूरा शरीर बनाया और जब एज हुआ तब उसकी बहाली हुई, और बहाली होने के जस्ट 2 साल या 3 साल के बाद चाइना के साथ युद्ध होने लगा। और चाइना के साथ युद्ध होते समय वह आपके अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाले क्षेत्र पे था, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पे था, ठीक है। वहां पे वो कर रहा था, वहां पे बड़ी मात्रा में चाइना का अटैक किया गया था। और इसके पीछे के जो भी अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। ये सच्ची मूवी नहीं, ये सच्ची घटना है, मूवी भी बनी हुई है। और आप देखना कितने बड़े बड़े देशभक्त थे और वीर जवानों का देश है हमारा देश। तो जब वहां पे अटैक हुआ तो जो ऑफिसर थे, ऑफिसरों ने ये ऑर्डर दिया कि आप उस मोर्चे को छोड़कर पीछे हट जाओ,
पता है उस जवान का जो होता है क्या जवाब था कि मैं अपनी भूमि को और मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं मरूंगा तो यहीं पे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। बहुत सारे उसके साथ के अधिकारी और सैनिक पीछे हट गए, लेकिन वो 8 या 9 लोगों के साथ उस मोर्चे पर डटा रहा। अलग ये है कि उसके साथ वाले जो थे वो दूसरे दिन दोपहर तक सभी के सभी जवान शहीद हो गए। और अकेले मोर्चे पर, उस मोर्चे पर अकेले वो जो था, अकेले था, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, अकेले थे वो। और 3 दिनों तक, मतलब वो युद्ध कैसे लड़े हुए थे, तो अलग अलग बंदूक रख दिए, टोपियां रख दिए, ठीक है, और एक जगह से फायरिंग नहीं करते थे, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे जाकर फायरिंग करते थे। वो पूरा का पूरा मोर्चा जो था वो संभाले थे और 3 दिनों तक कंटिन्यू लड़ते रहे। आप यह बातें करो क्या खाते होंगे आप, और मतलब कब आराम करते होंगे आप, जब पढ़ाई करते हो तो आपको नींद आने लगता है, और आप सोचो कभी भी कोई भी गोली आकर लग सकती है, रात में सो भी नहीं सकता है वो इंसान, रात में भी जो होता है देखते रहना है कोई आ तो नहीं रहा है, आ रहा है तो फायरिंग करना। और 3 दिनों तक अकेले जो होते हैं लड़ते रहा। चाइनीज सैनिक जो थे ना वो परेशान हो गए थे कि वहां पर कितने सैनिक और बचे हुए हैं, और कितने सैनिक बचे हुए हैं। तीसरा दिन जो है उसको उनको गोली लग गई, जिसके कारण दौड़ने में जो होता है, मतलब इतने दिनों तक जो मोर्चा संभाले हैं, और गोली लगने के कारण वो थोड़े से रफ्तार उनका स्लो हो गया, और उसके कारण चाइनीज सैनिक जो है मोर्चे पर आ गई, दूसरे साइड से आ गई। और जब आई और जब देखी कि यहाँ तो सिंगल बंदा है, और 3 दिनों से वो लोग ये डरे हुए थे कि पता नहीं अभी और कितने सैनिक हैं, नहीं तो वो तो उनको मार, मतलब उनको जो होता है शहीद करती गोलियों से, जो होता है गुस्से में गर्दन जो होती है काट कर लेकर गई उनकी। लेकिन बाद में 1962 के बाद सोने की जो होती है उनकी मूर्ति बनवाकर भारत सरकार को दी, क्योंकि एक देशभक्त और एक महान शक्तिशाली योद्धा भक्त, तो हर एक देश जो होता है उसका सम्मान करता है। तो यही रीजन है कि सोने की जो उनकी मूर्ति बनाकर दी, और आज भी वहां पर, आज भी मैं बताऊं कि वहां पर उनकी मंदिर बनी हुई है। और कुछ कहानी है या किस्सा मैंने देखा नहीं है, यूट्यूब के द्वारा ही मैंने सुना है कि अभी भी ये कहा जाता है कि कोई भी आला ऑफिसर वहां जाए तो एक बार उस मंदिर में बिना जाए जो होता है आगे सफर नहीं कर सकता है। और ये कहा जाता है कि अभी भी उनका कपड़े को आयरन करके रखा जाता है, जूता जोता रखा जाता है, और हर मंथ की सैलरी उनके परिवार वालों को भेजा जाता है आज भी। क्योंकि यह देखा गया है कि जो कपड़े और जूते रखे जाते हैं वो सुबह में प्रेस करके और उस पर पॉलिश करके रखा जाता है, और शाम के या रात के समय में वो जूतों में धूल लगी होती है और कपड़े खराब होते हैं। तो कुछ ये कहानी है, किवंतियां हैं या वास्तविकता है, इस पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये है, लोग कहते हैं कि आज भी वो जो है उस सीमा का रक्षा करते हैं, और चाइनीज सेना उस तरफ से कभी भी आने का प्रयत्न नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश साइड में यूट्यूब पर अगर आप ऐसे ही सर्च करोगे ना तो उनकी कहानी मिल जाएगी, मूवी मिल जाएगा। मैं एक बार टेलीग्राम पे उस मूवी का लिंक दे दूंगा आप लोगों को, यूट्यूब पर ही है। हाँ, और जैसे जैसे भारत में देशभक्त हुए हैं तो हम लोग भी तो है ना वैसे ही। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं अपनी कहानी पे। ये देश वीर जवानों का है, मैं लिंक दे दूंगा, लिंक जरूर दूंगा मैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध के समय युद्ध हो रहा है तो सैनिकों को खाने पीने का, आराम करने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं है। 2-2 दिन 3-3 दिन बिना पानी पिए युद्ध करते रहते हैं वो लोग। तो यही है हम लोग की कथा। चलो यहाँ जाओ। तो शांति वार्ता करने के लिए क्या किया, भेजा। लेकिन जो ये ये एंटियोकस नहीं चाहता था शांति वार्ता करना। और एंटियोकस इसलिए नहीं चाहता था शांति वार्ता करना क्योंकि इसको हर हाल में जो है बैक्टीरिया प्रांत चाहिए था। यहां तक आया समझ में। अब यहां समझिए क्या हुआ कि जो यूथीडेमस है, यूथीडेमस प्रथम, ये चाहता था कि शांति वार्ता हो जाए। तो इसका एक पुत्र था, और उस पुत्र का क्या नाम था, ड्रेमेटियस। ये नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, ड्रेमेटियस। तो ड्रेमेटियस ने कहा कि देखो पापा, पिताजी, मैं एक बार जाकर एंटियोकस द्वितीय से वार्तालाप करता हूं। ठीक है, मैं एक बार जाकर एंटियोकस जो तृतीय है इससे मैं क्या करता हूं, वार्तालाप करता हूं, एंटियोकस तृतीय से बातचीत करता हूं। तो ड्रेमेटियस जो था, यह आप लोगों ने नाम सुना है ना, जो ड्रेमेटियस था यह गया कहां पर, एंटियोकस द्वितीय से वार्ता करने के लिए गया, वार्ता करने के लिए गया। और वार्ता करने के लिए गया तो किसी किसी व्यक्ति की बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो डेमेटियस भी वैसे ही था। तो जब डेमेटियस ने अच्छे तरीके से एंटियोकस तृतीय से बातचीत किया तो ये काफी खुश हुआ, और इतना खुश हो गया, और सुंदर भी था, स्मार्ट भी था। तो एंटियोकस तृतीय ने सोचा कि चलो सुंदर भी है, योग्य भी है, तो क्यों ना इसको अपना दामाद बना दिया जाए। तो इसने क्या कर दिया, अपनी पुत्री का शादी कर दिया, पुत्री का शादी कर दिया। तो इस प्रकार से डेमेटियस की जो थी शादी हो गई, किसके साथ, एंटियोकस तृतीय की पुत्री के साथ। अब यहां आप समझो कि जो एंटियोकस तृतीय था तो बैक्टीरिया के साथ तो युद्ध कर रहा था, अब बैक्टीरिया के साथ युद्ध करने वाला मुद्दा ही खत्म हो गया। अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि युद्ध करे। तो अब इसका ध्यान कहां जाता है, भारत की तरफ जाता है। तो अब यह भारत पर सबसे प्रथम बार अटैक करता है। और भारत पर कब अटैक किया, 206 बीसी में इसके द्वारा अटैक किया गया। कहानी समझ में आ रहा है ना। अब तो आप लोग समझ गए ना कि अब हम लोग भारत के मुद्दे में कैसे एंट्री करेंगे, और किस प्रकार से पीछे वाला भी आप लोग का समझ में आ गया। लेकिन जब यह भारत पर अटैक किया था तो एक लंबे समय से युद्ध कर रहा था, किससे, 20-22 सालों से बैक्टीरिया के साथ कर रहा था, और बुढ़ापा भी इसका आ चुका था, बूढ़ा भी हो चुका था। तो इसके पास हम यह कह सकते हैं कि समय की क्या थी, समय की कमी थी। यह जल्दी जो है भारत पर कब्जा कर लेना चाहता था। और भारत में अगर देखा जाए यह कौन से रास्ते से आया था, तो भारत में अगर हम लोग ध्यान रखते हैं यह कौन से रास्ते से आया हुआ था, तो यह आया था हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश के रास्ते भारत में प्रवेश किया। अच्छा, हिंदू कुश के रास्ते भारत में तो प्रवेश किया, लेकिन घाटी कौन सी थी, काबुल घाटी। तो हिंदू कुश के रास्ते काबुल घाटी से होते हुए यह भारत में क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है, भारत में क्या किया, प्रवेश किया। और भारत में प्रवेश करने के बाद यहाँ के एक राजा थे, जिस भारतीयों के राजा थे, और इनका नाम क्या था, राजा सोफाग सेनस। क्या नाम था, सोफाग सेनस।
तो यह राजा थे, यह राजा किसके थे? तो भारतीयों के राजा, भारतीयों के राजा। इन्होंने क्या कर दिया, जब इतनी बड़ी फौज को देखा, इन्होंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी जब फौज को देखा तो आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि हम यह कर सकते हैं कि इन्होंने सांकेतिक रूप से समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। ठीक है, और यह सुफाकसेनस जो है यह अशोक के वंश से संबंधित थे। जो अशोक है ना, महान अशोक, तो उनके वंश से यह संबंधित माने जाते हैं सुफाकसेनस। तो सुफाकसेनस अशोक के वंश से क्या थे, संबंधित थे। क्या आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है कि डेमेट्रियस ने किस प्रकार से एंटियोकस तृतीय की पुत्री के साथ शादी कर लिया? वहां का झगड़ा जब निपट गया तो एंटियोकस तृतीय भारत की तरफ अटैक करने के लिए चला और भारत में आकर हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से यानी कि काबुल घाटी घाटी से होते हुए राजा सुफाकसेनस को क्या किया, पराजित किया। और पराजित नहीं, इन्होंने आत्म इतनी बड़ी सेना देखकर समर्पण कर देना ही अपने लिए सही सोचा, ये हो गया। इसी बीच में क्या हुआ कि एंटियोकस की मृत्यु हो गई, बुढ़ापा हो जाने के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ जब एंटियोकस तृतीय की मृत्यु हो जाएगी और उसका कोई भी वंश नहीं था, कोई भी वंश नहीं था, तो अब यहाँ का वारिस कौन बन जाएगा? डेमेट्रियस बन जाएगा ना। तो अब सत्ता किसके हाथ, अब जो है सत्ता किसके हाथ में आ जाता है? तो अब यहाँ पर जो सत्ता आ गया वह कौन सा आ गया? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस को मिल गया। सत्ता किसको मिल गया? डेमेट्रियस को मिल गया। इसने क्या किया, तो एंटियोकस तृतीय की भी सेना थी, तो एंटियोकस तृतीय की सेना को भी अपने में मिला लिया और खुद की सेना। अब अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी सेना हो जाएगी ना, दोनों सेनाओं को मिलाकर लेके अगर चल रहा है तो इसकी सेना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसने भारत पर क्या किया, अटैक किया, और यह भी भारत की तरफ चला। और कौन से रास्ते पे चला, तो यह भी कौन से रास्ते से आया, तो हिंदू कुश पर्वत से आया, हिंदू कुश के रास्ते आया। ठीक है ना, हिंदू कुश के रास्ते आता है और क्षेत्रों को जीतता है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, इस नदी के बीच में, सिंधु नदी और हिंदू कुश के बीच में अगर देखा जाए तो कुछ नगरों की स्थापना भी इसके द्वारा की गई, कुछ नगरों की स्थापना भी क्या है, इसके द्वारा किया गया था, डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था। यह भारत में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यह भारत में कब आया, तो यह भारत में आया था 183 बीसी में। कब आया था, तो 183 बीसी में यह भारत में आया था। और यह एंटियोकस तृतीय कब आया था, 206 बीसी में यह भारत में आया रहता है। ठीक है, चलो, तो 183 बीसी में भारत आता है और भारत में आने के बाद यहाँ पर नगरों की स्थापना करता है। और जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, तो पंजाब के क्षेत्र को यह जीतता है। और पंजाब के क्षेत्र में शाकल, साकल, उस समय साकल बोला जाता था, अभी वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, सियालकोट कहा जाता है। तो वर्तमान में इसको सियालकोट कहा जाता है। तो सियालकोट में को यह जीतकर सियालकोट को इसने क्या कर लिया, अपनी राजधानी बनाया। इसने क्या किया, राजधानी बनाया। अगर हम लोग यह देखते हैं तो भारतीय साहित्यों में यमन में, यवनों में, या जो बैक्टीरिया वाले थे ना, भारतीय साहित्यों में इसको यमन बोला गया है। तो इससे पहले हम लोग जितना भी चर्चा का आक्रमण सबसे ज्यादा हम लोगों ने सातवाहन वंशों के समय में देखा हुआ था, फिर शुंगों के समय में भी हम लोगों ने देखा था यमन का आक्रमण। तो भारतीय साहित्य में जो होता है बैक्टीरिया वालों को क्या बोला जाता था, यमन बोला गया है। जितने भी भारतीय साहित्य है उसमें क्या बोला गया है, यमन बोला गया है। और शायद अब आप लोग को मेरे द्वारा ये जो कहानी आप लोग को बताया गया, तो इस कहानी के द्वारा आप लोग को यह समझ में जरूर आ चुका है कि यमन यानी कि सबसे पहले एंटियोकस तृतीय उतना ज्यादा सफल तो नहीं हुआ, लेकिन दो सबसे ज्यादा सफल इसमें होते हैं यवनों में, और एक कौन सा है, ड्रेमेटियस, और दूसरा कौन सा है, मिनांडर। तो आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि अब आप लोग को इन दोनों में से किसी में क्वेश्चन या डाउट्स नहीं होगा। क्या है, क्या बच्चों की संख्या कम होने लगा, ऐसा क्यों भैया, अब नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर हम लोग यह देखें कि जो यमन थे, जो या यमन थे, या कहां तक के प्रांतों को जीते, भारत में कौन कौन से क्षेत्रों को जीत लिए, तो इन्होंने साकेत के क्षेत्र को जीत लिया था, यानी कि फैजाबाद, फैजाबाद, या हम ये कह सकते हैं अयोध्या। तो फैजाबाद अयोध्या को भी क्षेत्रों को जीता हुआ था। इनके द्वारा जो पंचाल क्षेत्र है, तो पंचाल या रुहेलखंड, अभी वर्तमान में रुहेलखंड, इस क्षेत्र को क्या किया गया था, जीता गया था। हमें यह पता है कि मथुरा, उस समय भी नाम मथुरा ही था, अभी भी क्या है, मथुरा ही है। तो मथुरा के क्षेत्र को जीता हुए थे और पुष्पपुर को जीते हुए थे। पुष्पपुर, पुष्पपुर कौन सा, पाटलिपुत्र वाला, तो वहां तक क्या थे, यमन पहुंच चुके थे। यानी कि भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों पे अगर हम देखते हैं तो भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों को इनके द्वारा क्या है, जीता गया। देख रहे हो पाटलिपुत्र तक अगर आप लोग आ जाते हो तो। और इस समय जब जो पाटलिपुत्र को जीता गया था ना, इस समय मौर्य वंश चल रहा था, ऐसा नहीं था कि मौर्य वंश समाप्त हो चुका था। तो ये पाटलिपुत्र को जीते नहीं थे, वहां तक पहुंच चुके थे और अभी मौर्य वंश चल रहा था। और मौर्य वंश में अगर देखा जाए तो अशोक के बाद चौथे राजा का शासनकाल चल रहा था। और इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, हाँ, शालीशुक मौर्य, इनका शासन चल रहा था मौर्य साम्राज्य में। हम इनके बारे में कह सकते हैं कि अशोक का यह चौथे उत्तराधिकारी थे, अशोक का चौथा उत्तराधिकारी। और अगर अशोक ने, हाँ, अगर अशोक ने धर्म का सिद्धांत, थैंक यू विनोद, हम धर्म का सिद्धांत को अपना लिया था, तो युद्ध तो ये करना नहीं चाहते थे, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी शक्तियां क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। समझ में आ रहा है क्यों ये जीतने लगे थे, तो उसके पीछे भी रीजन समझ में आ रहा है। दूसरा हम लोग का संकेत कहां पे प्राप्त होता है, तो कालिदास, कालिदास के द्वारा जो रचना किया गया है, मालविका, मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र जो इनके द्वारा रचना किया गया है, तो इनके रचना में यह बताया गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग है ना, जिनके बारे में लास्ट क्लास में मेरे द्वारा चर्चा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या हुआ है, इन्हीं के समय में यमन आक्रमण हुआ है। यानी कि यही देखा जाए तो इनके समय में क्या हो रहा है, यमन आक्रमण हुआ है। यह किसके द्वारा भी बताया जा रहा है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया, किताब में भी बताया गया है। यही समय है जब पतंजलि के द्वारा, पतंजलि ने जो अपनी किताब लिखी हुई थी महाभाष्य, महाभाष्य, तो महाभाष्य में भी उन्होंने चर्चा किया हुआ है कि भारत में यमन आक्रमण हुआ है। तो भारत में यमन आक्रमण के बारे में यह बताया जा रहा है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी को कहां बनाया था,
शांत है। शाकल कहाँ का क्षेत्र है? थैंक यू विनोद। शाकल कहाँ का क्षेत्र है? तो पंजाब बोला, अभी जस्ट बताया हूँ ना, कहाँ का क्षेत्र है? पंजाब वाला क्षेत्र है। तो इन्होंने क्या किया, एक और काम किया ताकि भारतीयों में इसकी स्वीकार्यता बढ़ जाए, और यही रीजन है कि भारतीय राजाओं की भी इसने क्या किया, उपाधि धारण किया। भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की, और इसके द्वारा यानी कि डिमेटियस के द्वारा यूनानी यूनानी और खरोष्टी यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के जारी किए गए। लिपि वाले सिक्के जारी किए गए। तो यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्कों को इसके द्वारा क्या किया गया है? लोकेश थैंक यू। सिक्कों को क्या किया गया है? जारी किया गया। ये टोटल अगर आप लोगों से पूछा जाए ड्रेमेटियस के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कहानी है आपके ड्रेमेटियस को लेकर। क्या अभी भी आप में से किसी भी बच्चे के मन में ड्रेमेटियस को लेकर के ना कोई क्वेश्चन है कि आप लोग के माइंड पर सारी चीजें क्लियर हो चुका है? पढ़ने वाले इसी का उत्तराधिकारी मिनांडर होता है। इसी का ड्रेमेटियस का उत्तराधिकारी कौन था? मिनांडर था, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं वहां से सिकंदर के समय से लेके आया और आप लोग को यहां तक लाकर रखा ताकि आप लोग समझ जाओ, चीजों को अच्छे तरीके से आपके माइंड पर बैठ जाए। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग को यहां पर जानना है इसका जो उत्तराधिकारी है, उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है? मिनांडर। उस उत्तराधिकारी का क्या नाम है? मिनांडर। अगर हम लोग मिनांडर को देखते हैं तो 160 बीसी से लेकर 120 बीसी तक इसका क्या है? शासन होता है। और लास्ट क्लास में ही मेरे द्वारा बताया गया, निकी, राजू, अर्चना, थैंक यू। लास्ट क्लास में ही न्यू टॉपिक पढ़ के बहुत मजा आ गया। मफिंग हो रहा है क्या? न्यू टॉपिक पढ़ के इसलिए आप लोगों को मजा आया ना, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग कहीं नहीं पढ़े थे, और इसलिए आप लोगों को काफी अच्छे तरीके, कुछ बच्चों को लगा भी कि क्या चल रहा है। लेकिन जो बच्चे शुरू से मेरी क्लासेस देख रहे हैं, उन बच्चों को जरूर मन में आ गया कि इतने अच्छे तरीके से, हाँ, सिकंदर के समय से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास आप लोगों ने देखा कि यमन कौन थे। आप लोग दूसरे को समझा पाने में सक्षम हो गए वो कि यमन कौन थे। अब हम लोग मिनांडर के बारे में देख लें। मेरे द्वारा आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया गया था कि मिनांडर को सिकंदर के बाद सबसे प्रभावशाली राजा माना गया है। हाँ जी दिनेश जी, ठीक है। तो सिकंदर के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली और एक ऐसा राजा था जिसने सिकंदर से भी ज्यादा प्रांतों को विजित किया था, जिसने सिकंदर से भी ज्यादा प्रांतों को जीत लिया था, वह है कौन सा? मिनांडर है। यह सबसे प्रसिद्ध राजा था, सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। आप लोग अपने नोट्स में ऐसे ही लिखते हुए चलिएगा। और यही वो शासक है जिसने भारत में यूनानी शासन के अस्थायित्व को क्या किया? प्रदान किया। यानी कि भारत में यूनानी सत्ता को अस्थायित्व प्रदान किया। यूनानी सत्ता को इसके द्वारा क्या दिया गया? अस्थायित्व दे दिया गया। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो जो मिनांडर है ना, मिनांडर को जो बौद्ध साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य में किस नाम से भी पुकारा गया है? तो मिलिंद के नाम से भी इसको जो होता है पुकारा गया है। और इस मिनांडर को शिक्षा किसने दिया हुआ है? मिनांडर को शिक्षा किसने दिया हुआ है? तो नागसेन ने। कहानी बताया था ना लास्ट क्लास में, नागसेन ने इसको क्या दिया है? शिक्षा दिया हुआ है। बहुत लंबा जो होता है वार्तालाप किया गया है। किसमें किया गया है? मिलिंद पन्हों में। किसमें किया गया है? तो मिलिंद पन्हों में। अच्छा, मिलिंद पन्हों कौन सी भाषा में लिखा गया है? अगर कभी भी आप लोगों से पूछ दिया जाए वह भाषा कौन सा है, यूनानी भाषा है जिसमें लिखा गया है। हाँ। अगर हम लोग मिनांडर को देखते हैं तो मिनांडर ने शाकल में मिनांडर के द्वारा काश्य काश्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह भी लगाया। नागसेन ने इसको जो है दीक्षा दिया था, दीक्षा दिया था, और इसके बारे में चर्चा किया गया मिलिंद पन्हों में, शिव जी। ठीक है। तो काश्य मुद्राओं पे अगर देखा जाए तो धर्म चक्र का क्या है? चिन्ह बना हुआ है। बौद्ध धर्म में जो धर्म चक्र परिवर्तन का है, तो उसका क्या यहाँ पर शाकल में या इसकी अपनी काश्य मुद्राएं चलती थी, और उसी काश्य मुद्राओं पे अगर हम लोग नजर डालते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि धर्म चक्र का इसके द्वारा क्या किया गया? शाइन दिया गया। अगर हम लोग इसके राज्य को देखते हैं कि इसका राज्य कहां से कहां तक विस्तार था, राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, तो इसके राज्य के विस्तार को देखना, यानी कि इसका टोटल शासन जो चल रहा था वह कहां चल रहा था, तो उत्तर की दिशा में अगर आप नजर डालते हैं तो उत्तर की दिशा में कौन सा है? काबुल है। और पूर्व की दिशा में अगर आप नजर डालते हैं तो पूर्व की दिशा में कौन सा है? मथुरा है। और दक्षिण की दिशा में नजर डालते हैं तो दक्षिण की दिशा में कौन सा है? बुंदेलखंड है। और पश्चिम की दिशा में अगर आप नजर डालते हैं तो सिंध। यही इसका पूरे क्षेत्र में इसका शासन का सीमा रेखा था, मथुरा, काबुल, बुंदेलखंड और सिंध। ठीक है। इसके शासनकाल में अगर हम लोग लिपि देखते हैं, क्योंकि अब ये अंतिम चल रहा है यवनों का, इसके बाद हम लोग शको और पल्लवों के राज्य को देखना है, तो ये अब अंत पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। इसकी लिपि पे अगर हम लोग नजर डालते हैं, नहीं महादेव के दीवाना, यहाँ पर सभी का तो नहीं चल रहा है, अगर चलता तो बच्चे जरूर पूछते। शॉर्ट में एक बार बीसी एडी ईसी, विनोद जी आपके क्वेश्चन बीसी इन सभी के बारे में एक मैं क्लास ही ले लूंगा। ठीक है। हाँ, इन सब के बारे में मैं बता दूंगा, टेंशन आप मत लीजिए। अगर आप लोग से कहा जाए लिपि, इनके समय में कौन सा लिपि चल रहा था? लिपि, तो इसके समय में अगर देखा जाए ना तो लिपि जो था वह कौन सी थी? खरोष्टी लिपि और प्लस ब्राह्मणी लिपि, ये दो लिपि थे। और इसके सिक्के सबसे ज्यादा कहां पर चले हुए मिले हैं? इसके जो सिक्के हैं सबसे ज्यादा कहां पर चलते हुए मिले हैं? भड़ौच। सबसे ज्यादा कहां पर चलते हुए मिले हैं? हाँ, भड़ौच में जोता मिले हैं। अभी हाल में ही देखा जाए, हाल फिलहाल में देखा जाए तो हाल ही में 2014 या 15 के करीब में, ठीक है, तो 2014 या 15 में कि हाल में ही कौशाम्बी जो रे के नाम से जाना जा गया, इसके अभिलेख, इसके द्वारा बनवाए गए अभिलेख की हमें क्या है? प्राप्ति हो रही है। ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या या नहीं आया? समझ में आ चुका है कि मिनांडर के बारे में पूरा का पूरा पॉइंट्स यही था।
अब हम लोग को यहाँ पर यह जान लेना है कि भारत पर इंडो ग्रीक का क्या प्रभाव पड़ा। दो चार पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन में भी पूछने की पॉसिबिलिटी होता है, तो इसीलिए मैं उस पॉइंट को बता देना चाहता हूं कि भारत पर, आप लोग हेडिंग डाल लेना, भारत पर इंडो ग्रीक का प्रभाव। हाँ, इंडो ग्रीक का प्रभाव, रे में इसके अभिलेख की प्राप्ति हुई है। सबसे पहला अगर हम लोग इसका प्रभाव देखते हैं, सबसे फर्स्ट प्रभाव पे अगर हम लोग नजर डालते हैं, तो सबसे पहले यूनानी शासकों के द्वारा ही सिक्कों पर राजाओं का नाम अंकन करने का भारत में प्रचलन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले यूनानी राजाओं ने ही, सबसे पहले यूनानी राजाओं ने ही सिक्कों पर राजा का नाम अंकन कराया, सिक्कों पर राजा का अंकन करने की शुरू किया। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग इफेक्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट इफेक्ट देखते हैं, तो लेख वाले सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा भारत में होता है? इन्हीं के द्वारा होता है, खासकर सोने के सिक्के, खासकर सोने के सिक्के। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे अगर हम लोग नजर डालते हैं कि और कौन सा प्रभाव हुआ, तो उत्तर पश्चिम भारत को इनके द्वारा एक कला का विकास होता है, उसका नाम क्या है? हेलेनिस्टिक कला। क्या हुआ? जो का विकास हुआ, जिसको हम लोग गंधार शैली के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में गंधार शैली या हेलेनिस्टिक कला का जो होता है, इनके द्वारा प्रभाव डाला गया था, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास हुआ। चौथे पॉइंट में अगर हम लोग जाते हैं, तो सिक्कों पर द्विभाषा युक्त सिक्कों की क्या हुई? बहुलता बढ़ने लगी या प्रभाव में आया। पांचवें पॉइंट पे अगर हम लोग चलते हैं, तपस्या, योग, सप्ताह के 7 दिन, विभिन्न ग्रह और ज्योतिष, इन सभी की क्या हो गई? प्रधानता जो है समाज में सबसे ज्यादा बढ़ गई। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि भविष्यवाणी के लिए सबसे प्रथम बार इन्हीं के द्वारा क्या है? नक्षत्रों में के द्वारा भविष्यवाणी सबसे प्रथम बार यवनों के द्वारा ही भारत में देखा जाता है। और जो गार्गी संहिता है, तो गार्गी संहिता में इस बात का चर्चा किया गया है कि चूंकि यवन जो है यह काफी बर्बर है, असभ्य है, लेकिन फिर भी नक्षत्रों को जानते हैं और इसलिए वह क्या है? पूजनीय है। लास्ट क्लास में मेरे द्वारा बताया गया था ना। तो ये टोटल हम लोगों का टॉपिक हुआ यवन का। क्या मैं यह मानकर चलूं कि आप सभी बच्चों को मैं यवन में किस प्रकार से सिकंदर के बाद, या अगर मैं ये कहूं बैक्टीरिया राज वाला जो सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता था, वह समझा पाने में सक्षम हो गया? ठीक ना? अच्छा, एक दो पॉइंट्स में छोड़ा हूं क्योंकि बच्चे कम हुए ना, तो एक दो पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया, और वह क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं वो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे भारत में एक राजदूत आया था, एक राजदूत भेजा गया था, और किसके दरबार में? तो वासुदेव के दरबार में। आप सभी बच्चों को आंसर देना है क्योंकि मेरे द्वारा समझा दिया गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक राजदूत भेजा गया था वासुदेव के दरबार में, और उस राजदूत का क्या नाम था? हेलियोडोरस। ठीक ना? हेलियोडोरस किसके द्वारा भेजा गया था? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये किसके द्वारा भेजा गया था? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ तो, किसके द्वारा भेजा गया था? नहीं बताए तो अभी आप सभी लोगों की पिटाई होगी, जिसने भी मेरी क्लास कंटिन्यू रूप से देखकर नोट्स बनाया है और फिर भी अगर इसका आंसर नहीं बता रहा है तो। हेलियोडोरस नहीं, गलत बता रहे हो। डेमेट्रियस नहीं, बिल्कुल गलत है। वेरी गुड। टिया का आंसर यहाँ पर जो होता है सही है। विनोद आपका गलत है। आप लोग सुंग वंश के या जो शासक है वासुदेव, या कौन से वंश से थे? सुंग वंश। आप लोगों को जब मैं सुंग वंश पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया नहीं था क्या? मिनांडर की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो बैक्टीरिया पे शासक बनते हैं, उसका शासक का नाम क्या होता है? यूक्रेट। हाँ, उस शासक का नाम क्या है? तो एंटियालकिडस। और एंटियालकिडस ने ही हेलियोडोरस को भेजा था, बताया था ना? हाँ, सिकंदर। वेरी गुड। हाँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, क्योंकि हेलियोडोरस जो आया हुआ था, इसने भारत में किसका निर्माण कराया है? गरुड़ स्तंभ का। आप सभी बच्चों को रिवीजन करने की आवश्यकता है। गरुड़ स्तंभ अर्थात कौन सा? भागवत धर्म। और ये चीजें मैं लास्ट क्लास में ही चर्चा किया था कि वासुदेव चूंकि सुंग वंश चूंकि ब्राह्मणों से संबंधित थे, तो उनको खुश करने के लिए इस प्रकार की क्रिया किया गया। तो गरुड़ स्तंभ को लेकर आपको ये नाम तो याद करना पड़ेगा, हेलियोडोरस को का नाम बार बार याद करना पड़ेगा। और एंटीना ऐसे याद कर लो ना, टीवी चलाने के लिए एंटीना लगता है ना, गरुड़ उस पे आकर बैठकर एंटीना को हिला देते हैं। देखो कितना अच्छा ट्रिक बन गया, अब तो याद रहेगा ना। देखो, एंटीना को हिला दिए कौन? गरुड़। हेलियोडोरस यानी हिला दिए, एंटीना हिला दिए, गरुड़। याद रहेगा। तो कोई पॉइंट्स होना चाहिए जिससे आप याद कर सको। हाँ, अब तो याद रहेगा, अब तो कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? आप यहीं पे आप लोग की कहानी खत्म नहीं हो जाता है हिस्ट्री का, इसीलिए तो इसका नाम इतिहास है। अब हम लोग को पढ़ना है भारत में शकों तथा पल्लवों का राज्य। शकों और पल्लवों के राज्य को हम लोग को समझना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझा पाने में मैं सक्षम हो पाया हूं। तो क्लास से बाहर जाने से पहले आप लोग को लाइक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग लाइक जरूर करना, और सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोग एक कोड का यूज करना, PK10। ठीक है, इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा।